अगर कोई आपको कहे कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए बिल्कुल बिना रिस्क लिए, तो उन्हें इन्वेस्टिंग की ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। रिस्क जो है वो गाड़ी की स्पीड की तरह होती है। जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ती है उतनी तेज़ आप जाओगे, बट साथ साथ एक्सीडेंट होने के चांस भी बढ़ते हैं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते कैसे हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग रिस्क के लेवल्स क्यों हैं, और रिस्क का फायदा उठाकर आप अपने पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं, पैसों के बारे में सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके इन्वेस्ट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंडिया में आपको काफी ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ओल्डर जनरेशन के लोग जो अपने पैसे ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट या तो एफडी में रखते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, बट आपको अपने पैसों पे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और शायद इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे थोड़े घट भी जाएं। आपका घर का माहौल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर इफेक्ट करता है। रिसर्च बताती है कि जिन घरों में लोग पैसों की ज्यादा बात करते हैं, फाइनेंस डिस्कस करते हैं, वहां पर लोगों के इन्वेस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी रिस्क लेने की क्षमता आपके गोल्स और फैमिली की सिचुएशन पर भी निर्भर है। अगर आप घर के सोल ओनर हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर है फैमिली के लिए कमाने की, तो शायद आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहें। पर अगर आप 20 साल के हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप रिस्क शायद ले सके। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स की। आज हम देखेंगे कि इन अलग इन्वेस्टमेंट्स के अलग रिस्क के लेवल्स क्यों होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये रिस्क और रिटर्न एक पिरामिड के जैसा है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज है: लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो पहले बात करते हैं लो रिस्क और लो रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स की। ज्यादा करके ये इन्वेस्टमेंट्स कर्जे या डेट वाले इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। इनमें आप किसी को अपना पैसा कर्जे पे दे रहे हैं और वो आपको इसके लिए इंटरेस्ट देंगे। आप अपने पैसे बैंक को कर्जे पे दे सकते हैं एफडी की तरह, या आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे कर्जे पे दे सकते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स एक फिक्स टाइम लिमिट का लोन है। आप बॉन्ड्स के थ्रू किसी को पैसे कर्जे पे दे और उस फिक्स टाइम तक आपको इंटरेस्ट मिलती रहेगी। टाइम खत्म होने पर आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। यहाँ रिस्क ये है कि आपने जिसको पैसे कर्जे पे दिए हैं वो आपके पैसे चुका नहीं पाएगा। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न के इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आपने शेयर मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा, तो आप उनके बिजनेस का एक छोटा हिस्सा खरीद रहे हैं। अगर उनकी कंपनी अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ सकती है। बट अगर वो कंपनी पैसे नहीं कमा रही है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आपके शेयर की वैल्यू भी कम हो सकती है। रिस्क यहां पर यह है कि मार्केट के मूवमेंट की वजह से आपके शेयर की वैल्यू भी ऊपर या नीचे हो सकती है। आईपीएल के दौरान आपने सुना ही होगा एड्स में कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। फाइनली बात करते हैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स की। यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। आपने इन कंपनियों के बारे में तो सुना ही होगा, ओला कैब्स, ओयो रूम्स, फ्लिपकार्ट। ये कंपनीज आज बहुत बड़ी हैं, बट जब इन्वेस्टर्स ने इनमें पैसे डाले तो ये काफी छोटी कंपनीज थी और इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। इन्वेस्टर्स ने इन फाउंडर्स की पोटेंशियल को देखकर और आइडिया देखकर पैसे डाले, बट कई बार ऐसे स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं रहते, इसलिए यहां पर रिस्क ज्यादा है। इसलिए दोस्तों, आप देखेंगे कि ये जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स है, ज्यादातर प्रोफेशनल्स के थ्रू किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क से डरते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क को समझकर आगे बढ़ते हैं। रिस्क को मैनेज करने का एक अच्छा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। सोच लीजिए कि आपने एयरलाइन के शेयर खरीदे थे। इंडिया में लॉकडाउन हो गया और फ्लाइट्स चलनी बंद हो गई। इन एयरलाइन का बिजनेस कम हो गया और इसलिए शेयर की वैल्यू कम हो सकती है। अगर आपने सिर्फ एयरलाइंस के शेयर लिए थे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, पर अगर आपने साथ साथ कोई और सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया था तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से ही नहीं, बट अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लेने से भी किया जा सकता है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट शेयर्स या इक्विटी में है, जहां आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं, तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट डेट या कर्जे में कर सकते हैं जहां रिस्क लेवल लोअर है। इसी तरह आपको इस रिस्क और रिटर्न के पिरामिड से अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर अपना एक बास्केट बनाना है जो आपका रिस्क मैनेज करे और आपको लॉस से प्रोटेक्ट करे।
रिस्क संभालने का दूसरा तरीका है कि आप मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाएं और एक प्रोफेशनल को आपके इन्वेस्टमेंट संभालने दें। ऐसे फंड्स इन्वेस्टर्स के पैसा इकट्ठा करके रिसर्च करके चूज करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। इस सर्विस के लिए वो एक छोटी मैनेजमेंट फी लेते हैं, बट आपको ये भरोसा जरूर रहता है कि जो आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रोडक्ट और मार्केट दोनों की नॉलेज है। ऐसे मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल्स हैं म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स और गोल्ड फंड्स। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि रिस्क और रिटर्न साथ साथ कैसे चलते हैं, अलग इन्वेस्टमेंट्स में अलग रिस्क के लेवल्स क्यों हैं, और इस रिस्क को मैनेज करके आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। भाई, रिस्क लेके लड़कियों के डीएम्स में घुसते हो ना, तो यहां भी थोड़ा ले लो, यहां तो पैसे मिल जाएंगे।